नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बिहार चुनाव पर चर्चा में आज नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला हो रहा है, लेकिन वो खामोश हैं। कभी उनके स्वास्थ्य पर, तो कभी शासन पर, तो कभी उनके प्रशासन पर। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लग रहा है कि जेडीयू पर जो जितने हमले हो रहे हैं वो सबको मैनेज कर लेंगे? और खामोशी की आखिर वजह क्या है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। रामनिवास लेखक और सामाजिक उद्यमी हैं आप। विशाल तिवारी हैं, संपादकीय सलाहकार हैं भारत एक्सप्रेस में। और अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। सबसे पहला सवाल मेरा रामनिवास जी से रहेगा कि नीतीश कुमार को क्या लगता है कि चूंकि पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड देखें तो वो जिसके साथ होते हैं, उनकी पार्टी जिसके साथ होती है, वही सत्ता में होते हैं। खामोशी की वजह यही है क्या? नमस्कार हरिशंकर जी। देखिए, अगर आप ऑडियो ऑन कर ली। ऑडियो योर ऑडियो इज। हाँ जी, आपका ऑडियो म्यूट है रामनिवास जी। अभी आवाज आ रही है आप? विशाल जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। शो में बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नीतीश जी का अगर आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक एक वोट सेगमेंट को साथ में जोड़ के रखे हुए हैं, जिसके कारण उनकी उपयोगिता हमेशा से रही है और अब बनी रहेगी। आप उसका कारण जो भी हो, अगर आप देखें 20 साल में तो उन्होंने एक सेगमेंट को खास और एक सिर्फ मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वर्ग की बात कर रहा हूँ जो महिला वर्ग है, उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करता है। तो उसके कारण मुझे लगता है कुछ चीजें जो है वो शायद उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं न कहीं उनकी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है नवीन पटनायक जैसा भी अगर आप कहें तो देख सकते हैं कि एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण वो अभी भी अ, हालाँकि आप स्वास्थ्य के मामले में या हर चीज़ के मामले में कहें कि उनका कुछ उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन हालाँकि उस चीज़ को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया जब पूरे जिला में उन्होंने हर जिला का उन्होंने यात्रा किया और उसके बाद उसका जो हर जिला में जो उन्होंने चीज़ें नोट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है ब्यूरोक्रेसी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे से सँभाल रही है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसके कारण अपनी उपयोगिता बना के रखे हुए हैं और जी, रामनिवास जी से हमारा संपर्क तकनीकी कारणों से टूट गया है। हमारे साथ विशाल तिवारी जी भी हैं। विशाल जी, एक चीज बताएं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, एक के बाद एक नई घोषणाएं लगातार हो रही हैं। चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे बाकी अलग अलग तरह की योजनाएं घोषणा का हो, और कुछ तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। तो सरकार क्या जो है वो कॉन्फिडेंट लग रही है कि इस बार सत्ता में दोबारा से उनकी वापसी हो रही है। शायद इसीलिए बहुत सारी चीजें वो ऐसे भी कर रहे हैं जो चुनाव के बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मुझे लगता है कि ये तमाम घोषणाएं जो सरकार मतलब नीतीश अ, सरकार द्वारा जो की जा रही हैं, वो एक परिपाटी सी है। मतलब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इस वजह से हम लगातार घोषणाएं जो हैं अपने हिसाब से कि भाई कैसे हम जो है ना मतदाताओं को लुभा पाएँ। इसका दूसरा पक्ष इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए 20 सालों का एंटी इन इन मतलब इनकम्बेंसी है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और देश में तमाम जगहों पर ये एक राजनीतिक परिपाटी कवायद बन चुकी है कि भाई हम जब चुनाव के नज़दीक आते हैं तो जो कुछ भी हम झोंक सकते हैं, जो भी अपने तरफ से वादे और जो बातें हम कह सकते हैं, वो हम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी तो कहना मतलब जो भी सरकार है चूँकि
कि मतलब वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने नहीं हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, अपनी ओर से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जैसे नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी बातें हैं कि भाई वो कितने स्वस्थ हैं, कितने चीजों को निर्णय जो है वो ले पा रहे हैं, निर्णय कौन ले रहा है, ये भी एक अलग सवाल है। नहीं, विशाल जी, आपने एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा की, तो उस पर मतलब सवाल मेरा यही है कि एंटी इनकम्बेंसी तो पिछले 10 साल के बाद से ही कहा जा रहा था। उसके बाद लगातार 10 साल उन्होंने सत्ता और चला ली। फिर इस बार जो है बीजेपी के साथ में है, कभी आरजेडी के साथ होते हैं, तो सत्ता तो चल ही रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है ग्राउंड पर दिखता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं। और देखिए, इस पिछले 10 सालों में खास बात ये है, या पिछले 20 सालों की हम बात करें, तो पिछली बार जेडीयू सबसे कम सीटों पर सिमटा। वो भले इसके लिए आप चिराग पासवान को जिम्मेदार कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार जिस कॉम्बिनेशन या नेता की बात हम लोग करते थे, लौ कुश का जो पूरा समीकरण है, तो उसमें कुश जो है यानी कुशवाहों का एक फैक्टर जो है आरजेडी की तरफ गया है। आरजेडी मतलब अपरोक्ष रूप से, मतलब माले के माध्यम से वो आरजेडी के साथ जुड़ा है। तो ये एक मतलब नीतीश कुमार के सामने भी एक चुनौती है कि चूंकि माना यह जाता था कि लॉ-कुश मतलब मान के चले कि भाई 8 से 9% की जो आबादी है उर्मी और कुशवाहा की, वो नीतीश कुमार के साथ वो टोटली इंटैक्ट था। लेकिन पिछले कुछ सालों में है कि उपेंद्र कुशवाहा या बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी को आगे किया, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। और माले का एक बड़ा जो कोर वाइड जो सीपीआई एमएल है, उसका एक बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है कुशवाहा। अभी आप देखेंगे औरंगाबाद जो लोकसभा चुनाव था या कुछ और भी चुनाव जो हुए उसमें, तो ये नीतीश के सामने या जो पूरा जेडीयू है उसके सामने एक चुनौती, कुशवाहा किस प्रकार से आपके साथ इंटैक्ट रहते हैं। और एक प्रकार से टेस्ट भी है, मतलब नीतीश कुमार के लिए 20 सालों के बाद हम लोग नहीं होता, कई चीजें अब लगातार मतलब हैं, तो एक फैक्टर तो होता ही है कि भाई लोग एक तबका जो है बदलाव उसमें देखता है, चाहता है, या चीज कई लोगों को जी कई उम्मीदें पर होती हैं, है ना? तो वो उम्मीदें पूरी जी नहीं जी। होती, फिर वो नए नए ढंग से चीजों को देखते हैं। हमारे साथ अजीत सिंह जी भी हैं। रामनिवास जी के पास चलेंगे, उससे पहले अजीत अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को मतलब लगातार वो मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं, 2 दशक हो गया। उसके बाद इस बार भी पार्टी जो है प्रचार प्रसार में बहुत सारा, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने देखा, वहां पर लोगों से बातचीत भी की, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बार भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक तो एनडीए है साथ में, और उनको लगता है कि पिछले बार के मुकाबले, उनके कई नेता दावा भी कर रहे हैं बातचीत में कि पिछले बार के मुकाबले उनकी पार्टी का और ज्यादा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसीलिए कि पिछले बार चिराग पासवान की पार्टी ने उनका वोट काटा था, लेकिन इस बार वो साथ में हैं और उनके सपोर्टर भी इनको वोट करेंगे। मतलब सरकार इन्हीं की बन रही है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये। देखिए हरिशंकर जी, सबसे पहली बात तो ये है, जिस तरह नीतीश जी जो है पिछले 20 साल से सत्ता पर काबिज है, लेकिन अगर 20 साल से कोई सत्ता पर काबिज है तो उसके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह प्रखर रूप से होना चाहिए, उस तरह प्रखर रूप से जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं भी कई जगह पे जाता हूँ, देखता हूँ पत्रकार के नाते, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा क्या है कि जनता का कहना कि काम तो नीतीश कुमार ने किया है। आज से 2 महीने पहले नीतीश जी के खिलाफ जो लोग प्रखर रूप से आकर के विरोध कर रहे थे, जनता कर रहे थे नीतीश नहीं है, तो अभी जो जितनी योजनाएं इन्होंने लागू की, जो बेनिफिशियरी इन्होंने जो अलग-अलग लागू की, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के हाथों से भी सब ये जो महिलाओं के लिए किया, तो ये एक तो पहला ये है कि मोदी जी के ये सॉरी नीतीश जी के प्रति एक सहानुभूति का भाव जनता के बीच में है। दूसरा क्या है कि पिछले चुनाव में क्या था कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चिराग पासवान था। इस बार क्या है, पूरा एनडीए कुनबा जो है एकजुट है। तो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि लालू जी का जो परिवार है वो आपस में ही उलझा पड़ा हुआ है।
महागठबंधन में अभी तक सीटें, किसको कितनी सीटें जानी है, कौन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा एनडीए में वो भले ही अंदर अंदर कैमरे में चल रहा होगा खिंचातानी, लेकिन बाहर में ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जो है अपने जीत को लेकर के काफी आशान्वित दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रामनिवास जी, एनडीए एकजुट है, अभी अजीत जी ने कहा, और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी हो रही है और दिख भी रहा है ग्राउंड पे। तो एनडीए में जो एकजुटता दिख रही है, इसीलिए और दूसरी तरफ आप जाएं तो लालू परिवार में ही फूट दिख रहा है। तेज प्रताप लगातार निशाना साध रहे हैं, अपने भाई पर निशाना साध रहे हैं, फिर वो जयचंद की बात कर रहे हैं लगातार। तो क्या इसका खामियाजा कुछ लग नहीं रहा कि चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? एकदम सही कह रहे हैं हरिशंकर जी। एक तो अगर आप देखें एनडीए में एकजुटता, दूसरा महागठबंधन में एक तरफ से बिखराव भी दिख रहा है, और कांग्रेस और आरजेडी एक ही वोट बैंक के बेस पे अपने आप एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप देखें जो मुस्लिम वोट बैंक है, तो आरजेडी समझता है कि मेरा वो परंपरागत वोट बैंक है, और कांग्रेस उसी वोट बैंक के सहारे नेगोशिएट कर रहा है। तो एक वो है। दूसरी विद इन फैमिली भी, अगर आप एक तो भाई का भी देखें और बहन का भी, जो हाल में जो बर्ताव हुआ कि वो कुछ बयानबाजी हुआ सोशल मीडिया पे, उन्होंने कुछ पोस्ट किया, मैंने एक बेटी का कर्तव्य निभाया, ये सब चीजें देखिए, बिहार एक ऐसा ग्रामीण परिवेश वाला राज्य ज्यादा रहा है, और वहां पे जो परिवार को प्राथमिकता दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं। और दूसरा बात ये भी है कि हमारे हिंदू समाज में बड़े बेटे को ज्यादा अहमियत दिया जाता है कि आप आगे उसको लेके चलें। तो और यादव जो है बहुत ही इन सब मामलों में समाज जो है बहुत सेंटिमेंटल होता है, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को साइड करना, बहन के जो जिसने किडनी दिया उसके साथ कुछ वर्ग सोच सकता है कि नाइंसाफी हो रहा है। तो इन सब चीजों का मुझे लगता है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, और अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्राउंड पे है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, इसकी चर्चाएं तो जरूर होने लगी है। आप और जहां तक एनडीए वोट बैंक का देखें, तो जैसे अजीत जी ने भी कहा, काम हुआ है, और बहुत एक जो नई पार्टी है उन्होंने भी बोला कि नीतीश जी ने काम किया है। हो सकता है कि उम्मीद ज्यादा हो, तो जिसकी जो उम्मीद जिस बच्चे से ज्यादा होता है कि ये 99 लाएगा, हो सकता है 90 ही लाए, लेकिन उसके चक्कर में 40 लाने वाले के बच्चे को तो नहीं दिया जा सकता ना, कि भैया यही चलो भैया ये 99 नहीं लाया तो 40 जो लाया है उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है जनता, बिहार की जनता जो है वो परिपक्व है इस मामले में, तो जरूर परिपक्व है। और जो अजीत जी, रामनिवास जी फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमसे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सवाल आपसे ही है कि वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा कि लालू यादव के परिवार से जो तेजस्वी यादव लगातार मंच पर राहुल गांधी के साथ रहे, लेकिन राहुल वहां पर बड़े भाई की भूमिका में थे, जबकि बिहार में आरजेडी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में। तेजस्वी कहीं ना कहीं जी जी, मैं भी इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, महागठबंधन के द्वारा निकाला गया, उसमें जो है तेजस्वी यादव जो है उनके सहयोगी की भूमिका में ज्यादा दिखे, लीड रोल में नहीं दिखे वो। तो इसलिए जो है, एक तो कांग्रेस जो है अपने एज तो ले लिया है, आप इसको मानिए या न मानिए। दूसरा, जो उसका परंपरागत वोट है उसमें कांग्रेस के प्रति उसके जो है ज्यादा लोग आशान्वित दिख रहे हैं। और तीसरी बात है कि देखिए, लालू जी जो है वो जन नेता थे। आप कुछ भी कहिए, लालू जी जो है जमीन से उठ करके लोगों के, उनका हाव भाव, उनका बोली चाली लोग कनेक्ट करते थे, लेकिन तेजस्वी जी में वो कनेक्शन नहीं दिख रहा है। और दूसरा, अभी राहुल गांधी जी की जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, लगा ही नहीं कि इसमें महागठबंधन का है या आरजेडी का कोई रोल भी है। लग रहा था पूरी तरीके से कांग्रेस का है, और गठबंधन में होने के नाते तेजस्वी जी उनके साथ चल रहे हैं। तो जनता में तो एक तो संदेश गया है कि कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं आरजेडी जो है बैकफुट पे है, तभी कांग्रेस आगे फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। दूसरा, तेजस्वी जी जो है खुद का घर का मामला संभाल नहीं पा रहे हैं।
उनकी पार्टी में भी लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे, दबे सबे स्वर में। ठीक है, सामने में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता भी तो कहीं न कहीं तो नाराज है, और बाहरी भीतरी वाला फैक्टर तो चल रहा है। क्या यही कह रहा वजह कि है बाहर कि इसमें जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जी आपसे कि चुनाव में पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो, इन सबको रोका इसीलिए जा रहा है, तेजस्वी से दूर इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग इतने मुखर हैं कि कहीं तेजस्वी पर भारी न पड़ जाए। भारी ही पड़ेंगे तेजस्वी। देखिए एक ही बता देता हूँ, कन्हैया कुमार या पप्पू यादव के सामने जो है भाषण वाक पटुता में तो ये टिक नहीं पाएंगे। और जनता देखिए भीड़ को जो है वो एक ऑरेटर के नाते एक बड़ा अच्छा, मतलब ये लोग अच्छे ऑरेटर हैं। कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, ये लोग जानते हैं कैसे करना हो। ठीक है, उसमें सच्चाई कितनी है और क्या है वो अलग बात है, लेकिन भीड़ जो है इनके भाषण से खुश होते, तालियां खूब बटोरते हैं ये। तो तेजस्वी जी को कहीं न कहीं जो असुरक्षित महसूस करते हैं कि अगर पप्पू यादव फ्रंट फुट पे आ गया, कन्हैया कुमार आ गया, तो इनको जो जनता जो है सुनना देखना पसंद नहीं करेगी। विशाल जी, एक एक और तो आरजेडी कहती है कि मतलब सभी जो उस तरीके के लोग हैं उनकी सोच वाले लोग हैं उनका स्वागत है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर वो 4 कदम पीछे क्यों हट जाते हैं, जबकि ओवैसी तो उनके घर जाना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और मांगी भी सिर्फ 6 ही सीटें थी। देखिए ओवैसी को लेकर आरजेडी की जमीन है, राजनीतिक जो वो है जमीन है, वो 22 समीकरण पर टिकी हुई है और वो मानते हैं कि मेरा वोट बैंक जिस पे हम किसी के साथ इस पे जो है हिस्सेदारी का शेयर नहीं कर सकते हैं। चूंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए कि वो शायद एक अलग गुट जो है, जो अभी तक मुसलमान आरजेडी के पाले में ही माने जाते हैं और अभी भी वोट बैंक के तौर पर माने जाते हैं, वो जो है आरजेडी से इधर जो है चले जाएंगे। तो वो कोई मौका ओवैसी को ये नहीं देना चाहते हैं कि भाई एक अलग से कोई एक ग्रुप जो है मुसलमानों की दावेदारी के लिए खड़ा। रामनिवास जी, इस बार प्रशांत किशोर जो है पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई, कई पार्टियों को चुनाव में जितवाया, उसके बाद इस बार खुद ही चुनावी मैदान में हैं, तो उनके मतलब उनकी एंट्री को कितने बड़े उस पे कैनवास पे आप देखते हैं कि इस बार वो क्या कुछ कर पाएंगे चुनाव में, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं उनको लेकर, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बाकी जगहों पे हो, लेकिन वो इस बार चुनाव में क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पर हैं आप और आप बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। मैं इस प्रश्न को हरिशंकर जी 2 भाग में डिवाइड करूंगा, प्रश्न को भी और उनका इम्पैक्ट को भी 2 भाग में, क्योंकि उत्तर बिहार में जो प्रेजेंस है उनका थोड़ा बहुत और दक्षिण बिहार में तो लगभग नगण्य है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है। और प्रश्न को अगर आप देखें कि उसका इम्पैक्ट देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी जो भी थोड़ा बहुत वोट था 2020 में वो तेजस्वी यादव की ओर गया था, क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय बहुत एग्रेसिव 2020 में थे इलेक्शन में, एक दिन में 15-15, 20-20 वो चुनाव रैलियां कर रहे थे। इस बार अगर आप देखें तो वो एकदम सीन से गायब हैं, जो भी कारण हो, हेल्थ रीजन हो या जो भी रीजन हो, उसके अभी देखिए उनका जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो गया है, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर रहा है, और इसके कारण इसका खामियाजा जो है वो आरजेडी को ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जो मुझे लगता है पहले लोगों की सोच थी कि प्रशांत किशोर शायद इम्पैक्ट एनडीए को ज्यादा करेंगे नेगेटिवली, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट को प्रशांत किशोर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट आरजेडी की ओर ज्यादा जाएगा। अब रही बात दूसरा कि प्रशांत किशोर कितना और वोट खींच पाएंगे, मुझे लगता है कि जो यूथ थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है वो तो है उनके साथ, लेकिन वो कितने वोट में तब्दील होगा, मिडिल क्लास जो प्रखर रूप से उनका सपोर्ट कुछ जगह करता है, लेकिन अंत तक भाजपा का जो एनडीए का जो कैडर वोट होता है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रखर रूप से विरोध करेगा, अंत तक
जंगल राज के डर से या जो भी कारण हो उसके डर से अंत फिर वो एनडीए की ओर ही रुख करता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट मिनिमल होगा, और इम्पैक्ट अगर होगा भी तो आरजेडी के लिए शायद ज्यादा नेगेटिव हो, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अजीत जी, सीमांचल में एआईएम एमआईएम पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका रहा था। 5 सीटें उन्होंने जीती थी, हालांकि एक ही विधायक उनके साथ में है, 4 तो आरजेडी में चले गए। लेकिन इस बार भी ओवैसी जो है लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता वहां ग्राउंड पर दिख रहे हैं। दूसरे प्लेयर महागठबंधन और एनडीए के अलावा दूसरे प्लेयर पीके भी वहां पर हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि वहां पर चुनाव और दिलचस्प होने वाला है, और कौन किसका खेल बिगाड़ सकता है वहां सीमांचल देखिए की क्या बात है कि मुझे जो लगा सीमांचल में क्या है ना, जो वोट बैंक जो एक मुश्त जो गिरती थी महागठबंधन के पक्ष में, उस पे पिछली बार तो ओवैसी जी की पार्टी ने सेंधमारी करी थी, लेकिन इस बार ओवैसी जी के हाथ में मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ आने वाला है। क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर ने जो घोषणा करी है और सोशल मीडिया में जो तैर रहा है, बातें जो तैर रही है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है, मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, ऐसे चलेंगे। तो एक तो प्रशांत किशोर इसका वोट काटेंगे मुस्लिम समुदाय का, दूसरा क्या है कि ओवैसी भी काटेंगे, तीसरा महागठबंधन में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका साफ लाभ जो है वो एनडीए को मिलने जा रहा है। और रामनिवास जी के एक जो उन्होंने कहा है उसमें एक शब्द और मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी जी बोले आप। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर जो है एनडीए का वोट काटेंगे। लेकिन एनडीए के लिए एक लाभ की बात यह है कि पिछली बार जो एनडीए का वोट कट करके महागठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ था, और इस कारण जो महागठबंधन की सीटें भी बढ़ी थी, और खास करके जेडीयू की सीटें जो बहुत कम हुई थी, और चिराग पासवान के कारण भी था। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार फैक्टर रहेंगे। सीटें कितनी आएंगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता अभी, लेकिन फैक्टर तो रहेंगे वो। और कहीं न कहीं एनडीए का ही वोट काटेंगे, क्योंकि एनडीए से जो नाराज लोग हैं ज्यादातर जो है प्रशांत किशोर की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। विशाल विशाल जी, बीजेपी इस बार उस इलाके को फोकस कर रही है, चाहे वो पटना से लेकर के और गया और औरंगाबाद तक, जहां 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 नवादा में भी पिछले बार उनको बहुत घाटा हुआ था। उसके अलावे बीजेपी पवन सिंह को फिर से वापसी एंट्री करवाती है, जबकि खबर ये है कि उनकी पवन सिंह की पहले आरजेडी में बातचीत हुई, उसके बाद आरा से वो टिकट चाहते हैं, तो उनको आरा के लिए कुछ वादा भी स्वाभाविक तौर पे किया गया होगा, तभी वो बीजेपी में आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस बार उस सीट को फोकस कर रही है जहां जहां पर पिछले चुनाव में उनको हार मिली थी, और उस पर साम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए शंकर जी, इसमें क्या है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बीजेपी जो है सबसे वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है ना, जो कि हर एक चीजों को बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर चीजों को कैसे उसको दुरुस्त करना है, उस पे वो काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें जहां भी नुकसान हुआ, खासकर नुकसान सीमांचल तो खैर बीजेपी का कभी गढ़ रहा नहीं है, मगध और भोजपुर यानी जो शाहाबाद भी जिसको हम कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो यहाँ बीजेपी की पूरी कवायद है कि जिन कारणों से, उसमें एक जैसे कि पवन सिंह की हम बात करें, तो पवन सिंह का जो प्रभाव क्षेत्र है वो करीब शाहाबाद की 22 सीटों पर, मतलब माना ये जाता है कि हाँ एक तबके को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या उनका है। अगर उनका काराकाट जो लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर हम देखें तो 2 से 2.5 लाख के आसपास करीब सीटें जो है उनकी, सॉरी 2 से 2.5 लाख के आसपास उनको वोट जो है वहां पर मिले थे। इसमें अब जैसे पवन सिंह का एक दूसरा फैक्टर हम आपको बता रहे थे कि जो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता या जो कथित लोकप्रियता है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है कि भाई कौन लोग, चूंकि चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा कि इन तब कौन उनको वोट दिया है और इनके बीच वो लोकप्रिय हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो यंग जनरेशन है, जिसकी एज ग्रुप मान ली 30-35 साल तक है, उनमें एक छोटा सा तबका है जो जिसको लेकर उसके अंदर क्रेज है प्रशांत किशोर का। तो पवन सिंह जैसे जो स्टार हैं, जो भोजपुरी समाज, खासकर भोजपुरी जो जगत है या जो भोजपुरी समाज है, तो उसमें एक तबके को इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ साथ अपनी जाति के अलावा
तो बीजेपी इस तरीके से छोटे-छोटे जहाँ-जहाँ पे लगता है कि हाँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा मार्ग देखेंगे कि मार्जिन जो ठीक-ठाक सीटें जो जहाँ पर कि जीत और हार का रहा है, 50 से अधिक सीटें हैं, जहाँ पर कि 5,000, 8,000 इस टाइप से 10,000 के अंदर ठीक-ठाक सीटें हैं। तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा भी वोट अगर 3-4 हज़ार, 5,000 वोट अगर यहाँ-वहाँ जाता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क देख सकते हैं। फिराक फैक्टर के अलावा हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जिस लेवल पे और जिस तरीके से काम करती है, वो लगातार इस पे जरूर मंथन उसके अंदर हुआ है कि हर छोटे फैक्टर को, हर एक चीजों को हम कैसे दुरुस्त करें कि उस मार्जिन को हम पार्टे, अगर जीत का मार्जिन कम है तो उसको हम बढ़ाएं, या अगर जहां पर कि हम वो हारे हैं तो हम उसको जो है कम करके हम फिर उस सीट में जीत के रूप में कन्वर्ट करें। रामनिवास जी, आपको क्या लगता है जो नीतीश कुमार या एनडीए ने जो चुनावी वादे किए, वो किस हद तक वो पूरा कर पाई? 10 में से कितना मार्क्स देंगे आप? मुझे लगता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखें या बाकी भी अगर इधर हाल के अनाउंसमेंट भी देखें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रभाव नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में छोड़ा है। हालांकि बीच का कुछ गैप देखें जो अल्टा पलटी होता है, वो तो आजकल बिहार की राजनीति का एक वो ये स्टैंडर्ड अप्रोच बन गया है। बट मुझे फिर भी मैं कहूँगा कि 7.5 आउट ऑफ 10 मुझे लगता है कि देना चाहिए। कुछ कमियां रही हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कुछ करने का गुंजाइश है और होना भी चाहिए। जो नीतीश जी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पिछले इनिशियल 5-7 साल के लिए जाने जाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर करने का गुंजाइश है और होना चाहिए। यही अजीत जी, आपसे भी यही सवाल है कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार जो है इस समय बिहार में, वो चुनावी वादे किस हद तक पूरा कर पाई है? 10 में से अगर मार्क्स देना हो तो आप कितना देंगे सरकार को, वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार ने काफी हद तक अपने जो घोषणाएं उन्होंने करी थी, उन्होंने अपनी घोषणाओं को पूरा किया है। लेकिन नीतीश बाबू जो जाने जाते थे, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, और सुशासन बाबू के ग्राफ में जो है ना गिरावट तो आई है। और चूंकि जो है देखिए, कमा खा हर कोई लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जरूरत है लोगों की वो सुरक्षा का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। तो सुरक्षा के मामले में तो आप देख रहे हैं आए दिनों में घटनाएं हो रही है, तो सुशासन बाबू का ग्राफ तो गिरा है, पहला। दूसरा बात है कि जो सुशासन बाबू सिर्फ आरोप मात्र से कहीं चर्चा तक होती थी, तुरंत जो है उसको सफाई देने के लिए वो कह देते थे। आज उनके ही मंत्री पर जो है बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू चुप है। सुशासन बाबू चुप है, तो इससे भी थोड़ा जनता में थोड़ा सा तो सुशासन बाबू के इमेज पर डेंट लगा है। तो मैं जो है पूरे शासन प्रणाली पर जो आपने कहा है कि घोषणाओं पर कितने खरे उतरे हैं, उस पर मैं 6.5 देंगे, 6.5। विशाल जी, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं और ग्राउंड के बारे में भी बहुत जानकारी रखते हैं, आप नीतीश सरकार के काम को 10 में से कितना मार्क्स देंगे? मैं 6.25 दूंगा। रीजन के साथ? हाँ, कारण ये है कि देखिए, नीतीश कुमार ने जो पहला जो काम जो किया वो था, जो पहला टेन्योर था, मुझे लगता है कि 5 से 10 के बीच जो है, जो इंफ्रा और लॉ एंड ऑर्डर इन सब पे जो है, लेकिन उसके बाद से कोई स्पीड होनी चाहिए नहीं है, जो गति होनी चाहिए थी, वो गति जो है वो नहीं दे पाए। खासकर ये जो पिछला जो 5 साल रहा, हम इसको कहेंगे तो नहीं होता है, किसी तरीके से हम काट रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ आपने बहुत स्पेशल इनिशिएटिव लिया है ना, आप जो चीजें नहीं होता है कि जो चीजें होनी है, अगर केंद्र से कुछ फंड आया तो भाई आप उसको वहां पे लगाना ही है, आपको काम करना ही है। एक कुछ विशेष प्रयास करते नहीं दिखे। विशेष प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके बिहार की मार्केटिंग करते है ना, लोगों को इनवाइट करते है ना, अभी कई चीजें मतलब जहां पर एक विशेष प्रयास, चीजें जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम करती है। एक बड़ा चीज जो है, पिछले कुछ समय में लगातार लॉ एंड ऑर्डर भी जो जिसके लिए नीतीश जाने जाते थे, उसमें भी आए दिन जो है घटनाएं फिर से बढ़ी हैं। और
इवन अगर जमीन पे आप जाएंगे तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है इसमें। अगर प्रशांत किशोर खुल के बोल रहे हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर छोटे से काम में अगर करप्शन की बात सामने अगर आ रही है जमीन पे, वो हर कोई जान रहा है। तो एक कोई बहुत विशेष प्रयास जिसके लिए नीतीश कुमार में मतलब वो चीज थी, मतलब बहुत डाउन डाउन से, मतलब एक होता है ना, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड हम कहेंगे, बस काट रहे थे इस प्रकार से। जी, चलते चलते आप तीनों से एक ही सवाल है, बारी बारी से जवाब दे दिए। सबसे पहले मैं रामनिवास जी से पूछ रहा हूँ। रामनिवास जी, ये जो बिहार में इस समय एक दिल्ली जैसा मॉडल दिखा है कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों पर लगा रहे हैं, नेताओं पर लगा रहे हैं, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली वाला ही हाल हो जाएगा? केजरीवाल जी का याद है मुझे, वो शीला दीक्षित के खिलाफ वो आरोपों का पुलिंदा लेके घूमते थे और बाद में कुछ नहीं हुआ, न जांच हुई न कुछ हुआ, उनकी सरकार बन गई, वो भूल गए। तो बिहार में भी क्या वैसा ही कुछ होगा क्या? मुझे लगता है, देखिए, दिल्ली थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि उस समय मिसेज शीला दीक्षित जी को डबल एंटी इनकम्बेंसी, अपना सरकार का भी और मनमोहन सरकार का भी, दोनों को झेलना पड़ा था। उसके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ था। और दिल्ली एक अर्बन पूरा ये है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आपको जानते बहुत ज़्यादा, आपको कुछ नहीं करना होता है, कैनवस करना नहीं होता है। बिहार, मुझे लगता है प्रशांत किशोर खुद भी महसूस कर रहे हैं कि इस बार सीटों के मामले में मुझे लगता है कि 2-4-5 सीट जीत जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा होगा। और परसेंटेज वाइज वोट में भी मुझे लगता है कि वो उनका खुद का है कि 5-6% आ रहा है, बहुत सारे सर्वे में भी आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, ऐसा कुछ होना नहीं है। और प्रशांत किशोर, खासकर केजरीवाल के कारण, जो है प्रशांत किशोर का मॉडल सबको समझ में आ रहा है कि ये तो केजरीवाल का ही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बिहार की जनता पहले से ही सतर्क है, जो मुझे लगता है। जी, अजीत जी। देखिए, प्रशांत किशोर जो है वन मैन आर्मी है। केजरीवाल जो था, केजरीवाल के साथ पूरी एक टीम थी और केजरीवाल के साथ थोड़ा ईश्वरीय अनुकंपा भी थी उस समय। अन्ना आंदोलन का प्रभाव था और अर्बन एरिया था। प्लस क्या था, केजरीवाल जो है वो काम करके आगे आए हैं। देखिए, वो परिवर्तन संस्था के माध्यम से उन्होंने काम किया था। केजरीवाल सिसोदिया की टीम ने काम किया था और अन्ना आंदोलन से उसको बड़ा एज मिला था। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ समस्या क्या है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। वो वन मैन आर्मी है, उनके साथ एम्प्लॉई है। देखिए, एम्प्लॉई जो है ना, वो अपनी ड्यूटी करके घर चला जाता है, उसके अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उसका बस टारगेट फिक्स हो गया, 8 घंटा ड्यूटी कर लिए, 10 घंटा कर लिए, 4 पोस्ट हो गया, 4 मिलियन व्यू चल गया, हो गया। लेकिन देखिए क्या है, बिहार में ग्रामीण इलाके हैं, वहां मिलियन विलियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जनता से, जैसे आपको एक घटना मैं बताता हूँ। एजाज खान का नाम सुना होगा आपने। वो चुनाव लड़ा था, उसका 5 मिलियन से ऊपर फॉलोवर था और जानते हैं वोट सैकड़ों में आए थे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही हो जाए। तो प्रशांत किशोर जी के पास जो है कार्यकर्ता की सबसे पहले कमी है, और दूसरा क्या, वन मैन आर्मी है, उनके पास टीम नहीं है। और धरातल की थोड़ा अनुभव तो कमी है। बस मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर कितना वोट ले जाएंगे, ऐसे भी ग्रामीण जी पृष्ठभूमि से आने वाले राज्य में। जी, विशाल जी, चलते चलते आप भी बता ही दीजिए। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर या किसी भी राजनीतिक दल जो होता है उसकी एक सोशल कैपिटल होता है ना, कि एक सोशल ग्रुप उसके साथ खड़ा रहता है। जितनी भी आप पार्टी दल जो भी हैं, छोटे बड़े, तो किसी ना किसी, अभी तक प्रशांत किशोर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। खासकर बिहार जैसे, नहीं कहा कि दिल्ली और बिहार में बड़ा फर्क है। तो एक सोशल ग्रुप जब तक आपके साथ खुलकर नहीं खड़ा होगा, मतलब हम लोग बहुत एक रोमांसिज्म टाइप जिसको नहीं बोलते हैं, कि जैसे सोशल मीडिया है और इस तरीके से आंदोलन और बातें मीडिया, वो ठीक है, माहौल ठीक है। मुझे जहां तक लगता है, जहां तक प्रशांत किशोर के इम्पैक्ट की बात है, कि जहां पर उनका कैंडिडेट, अगर उसका अपना प्रभाव होगा, तो हो सकता है कि वो हार जीत का कारण बने, और हो सकता है कि वो सीट में भी कन्वर्ट कर ले। मुझे लगता है कि ऐसी 12, 14, 15 से ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जैसे कि अगर मुस्लिम की बात करें, अगर ये ग्रुप
तय कर ले कि भाई हाँ हमें प्रशांत किशोर के साथ, तो एक माहौल बनता है, एक हवा बनती है, क्योंकि चुनाव की बहुत नजदीक होने के साथ जो है क्लियर होगा कि हाँ भाई इनके साथ वो जा रहे थे। लेकिन क्योंकि बिहार का जो पूरा जो समीकरण है और जो पूरा जो राजनीति के वहां पे इक्वेशंस है, अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार से बदलाव के लिए कोई बहुत अभी भी क्या है कि जो लोग एनडीए के साथ हैं तो अगर बदलाव चाहेंगे भी तो उनको जो है लालू यादव और महागठबंधन, जंगल राज और तमाम चीजें जो है ना, वो लास्ट मोमेंट पर जाते जाते जब चुनाव जिस दिन वोटिंग आएगी फिर वो है यार उसको हम दे ना दे, ये इस डायलेमा में वो बदलाव की जगह जो है वो एक मतलब स्थायित्व को चुनना पसंद करेंगे। जी, हमसे जुड़ने के लिए रामनिवास जी, विशाल जी और अजीत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम किसी और विषय पर भी चुनावी चर्चा लेकर आएंगे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।